औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा थ्योरम है, आज हम अपने मैथ्स के 10th क्लास के लेक्चर नंबर 10 की तरफ अब हम जा रहे हैं। हमने 9 लेक्चर कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 8 फिर यूनिट नंबर 9 और आज हम अपना यूनिट नंबर 10 शुरू करें जिसका नाम है टेंजेंट टू ए सर्कल। और इसके थ्योरम्स हैं, ये टेंजेंट से वाबस्ता है। तो अगर इससे पहले कि हम अपना ये थ्योरम शुरू करें, दो चार बुनियादी बातें हैं, अगर वो हम सीख लें तो फिर आपको थ्योरम समझने में इस यूनिट के तो आप समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहला तो आप जैसे देख रहे हैं कि इस यूनिट का नाम है टेंजेंट, सर्कल से वाबस्ता ये टर्म है और इसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट किसको कहते हैं कि टेंजेंट एक लाइन होती है। दरअसल ये एक्चुअली दो तीन किस्म की लाइन होती हैं। ये एक सर्कल है, इसमें अगर ये इसको एक्सटर्नली सिर्फ एक पॉइंट पे इसको टच करे, ये लाइन है, इसको अगर मैं ए बी का नाम दे दूं, ये ए है और ये बी है, और ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करे तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। इसी तरह की एक और लाइन है जो कि इंटरनली उसको टच कर रही है और सर्कल को दो पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है। इसको अगर मैं सी डी का नाम दे दूं और ये एक पॉइंट इधर टच कर रही है, इसको मैं अगर सी का नाम दे दूं और इसको मैं डी का नाम दे दूं और इसको मैं ई का नाम दे दूं, और ये अगर दो पॉइंट्स पे टच कर रही है तो ये हो गई एफ और जी, दो पॉइंट्स पे। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं, ये है सेकंड लाइन। ये जो है हमारी ये वाली लाइन है, ये हमारी हो गई सेकंड लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, दो पॉइंट पे उसको टच करे। और जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो आज का थ्योरम जो है हमारा वो टेंजेंट लाइन से वाबस्ता है। इससे पहले कि हम थ्योरम शुरू करें, एक और बुनियादी बात है, जब भी कोई ट्राइंगल हमारे पास आएगी तो उस ट्राइंगल में हमारे पास क्या आएंगे? हमेशा तीन साइड और तीन एंगल आएंगे। तो ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। और अगर उस ट्राइंगल का एक एंगल 90 हो जाए या दूसरे अल्फाज में उसकी एक साइड परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जस्ट लाइक ये इसकी क्या है, ये एक सी है और इसका ये एंगल क्या है? ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप इसको प्रोटेक्टर के जरिए देखें तो ये आपको बिल्कुल 90 का एंगल लगेगा जिसकी स्ट्रेट लाइन होती है। और ये लाइन क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ये इसको मैं बी का नाम देता हूं, इसको मैं, ये एक लाइन जो है ए सी, ये बी सी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब भी एक लाइन परपेंडिकुलर होगी तो वो 90 का एंगल बनाएगी, या जब भी कोई एक 90 का एंगल होगा तो वो लाइन है उसमें क्या होगी? एक लाइन परपेंडिकुलर होगी। दोनों सूरतें में, चाहे हमें परपेंडिकुलर दिया हो या हमें 90 का एंगल दिया हो, तो दोनों सूरतों में वो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल में क्या होते हैं? तीन एंगल्स होते हैं। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, ये इसमें मिकदार ये इसकी जो है मेजरमेंट से मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक 60 हो सकता है, एक 70 समझ लें, और एक फिर क्या समझ लें, एक 50 समझ लें, तीनों 60 भी हो सकते हैं। या इसमें एक समझ लें कि एक 90 है और एक 50 है, तो एक क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी, क्योंकि तीनों से हमने क्या लाना है? 180 डिग्री। ट्राइंगल में 180 से ज्यादा सम उसका नहीं आता, तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इसके अलावा इस थ्योरम में एक और बहुत बुनियादी चीज जो इस्तेमाल हो रही है वो है कि जब भी एक साइड होगी या जब भी एक ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम एंगल जो होगा, सबसे बड़ा बिगर एंगल जो होगा, तो उसकी अपोजिट साइड, फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये 90 है और इसको मैं समझता हूँ 40 और इसको मैं समझता हूँ 50। तो ये तीन एंगल मेरे पास हैं। तो ये 9th क्लास में ये थ्योरम भी है कि हमेशा बड़े एंगल के सामने बिगर एंगल जो होता है उसके अपोजिट हमेशा बिगर साइड होती है। तो अभी इस ट्राइंगल की तीन साइड हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी साइड क्या होगी? सबसे लार्जेस्ट साइड होगी वो ये वाली साइड होगी। क्यों? ये 90 के अपोजिट जो है, क्योंकि एंगल सबसे ग्रेटर क्या है? 90 है, तो इसके अपोजिट क्या होगा? ये साइड होगी। इसी तरह हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक ट्राइंगल का सबसे ग्रेटर साइड, जबकि उसका एक साइड सबसे ग्रेटर हो,
तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो सबसे ग्रेटर होगा। यानी कि दोनों एक लाजिम मजलूम है। जब एक सबसे लार्जेस्ट साइड होगी उसके अपोजिट उसका ग्रेटर एंगल होगा, या हमें दिया हो कि एक ग्रेटर एंगल है तो उसके अपोजिट हम साइड क्या लेंगे, ग्रेटर एंगल लेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम मजलूम है। और जब एक स्मॉलर एंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड स्मॉलर एंगल होगी। तो ये बात एक थ्योरम था कि ग्रेटर एंगल के सामने ग्रेटर साइड और स्मॉलर एंगल के सामने स्मॉलर साइड। और इसी तरह इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि एक ग्रेटर साइड हमें दी गई है तो उसके अपोजिट क्या होगी, तो ग्रेटर साइड के सामने तो अपोजिट उसके क्या हो, ग्रेटर एंगल होगा, और एंगल के सामने उसका ग्रेटर साइड होगी। तो ये एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। तो ये आज के हमारे कुछ बुनियादी पॉइंट्स थे। अब हम चल रहे हैं अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम जो है वाबस्ता है हमारा टेंजेंट से। आए हम उसको उसकी स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज अगर उसका समझ ली जाए, उसका स्टेटमेंट, तो बाकी उसका वो बहुत आसान हो जाता है उसको समझना। फिर तो ये आज हम ये टेंजेंट से वाबस्ता ये हम थ्योरम कर रहे हैं। तो आज हमारे थ्योरम है 10.1। इसके स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट क्या दी गई है, इसका स्टेटमेंट है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ अगर सबसे पहले हम बातें बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो ए सर्कल आ गया। तो यहाँ पे सर्कल मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ये ओ पॉइंट है। तो ये एक सर्कल है। तो अब हम चलते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए रेडियल सेगमेंट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सर्कल है ये ओ, और इसके ऊपर ये क्या है, उसका ये ओ पॉइंट है। तो ये ओ पॉइंट के ऊपर क्या है, बाहर एक लाइन है जो बाहर खींची गई है, ड्रॉ की गई है। और ये सर्कल को आउटर एंड पर, आउटर के मतलब बाहर की तरफ ये एक पॉइंट है। तो ये लाइन सिर्फ इसी पे इसको टच कर रही है, इस सर्कल को। और ये OC क्या है, ये इस ट्राइंगल का रेडियल सेगमेंट है। क्योंकि रेडियल सेगमेंट क्या होता है, रेडियस और रेडियल सेगमेंट में क्या फर्क होता है, जब ये डिस्टेंस जो होता है ये सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, उस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। लेकिन अगर इसी को हम लाइन से शो करें तो इस लाइन को हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट। तो ये क्या है, ये रेडियल सेगमेंट है OC। तो ये रेडियल सेगमेंट क्या कह रहे हैं कि ये लाइन है AB, ये रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको आप ऐसे समझाऊं कि ये एक लाइन है, ये लाइन है A और ये है B, और ये CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये AB परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। लेकिन इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये CD भी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इधर हमारे पास क्या है, ये लाइन है, लाइन क्या है, AB है, और ये परपेंडिकुलर है OC के ऊपर। तो ये हमें गिवन है, ये हमें बताया गया है। तो अब आगे क्या कहते हैं कि ये लाइन अगर ये रेडियल सेगमेंट ये AB के ऊपर क्या है, ये ऐसे समझ लें कि OC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, या ये लाइन AB ये OC के ऊपर रेडियल सेगमेंट है, सेंटर से लेकर सर्कल तक का पॉइंट जो है जिसको हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अगर ऐसी सिचुएशन हो ऑफ ए सर्कल, इट्स आउटर एंड, बाहर के पॉइंट की तरफ, अंदर का कोई पॉइंट नहीं है, ये इसके अंदर के पॉइंट समझ लें, अंदर कहीं पे भी कोई पॉइंट, लेकिन ये बाहर की तरफ सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेने तो इसका आउटर एंड हो जाएगा। तो बाहर की तरफ इसके एक पॉइंट C पर अगर ये परपेंडिकुलर हो, ये AB OC के ऊपर, तो ये क्या होगी, अब हमने प्रूफ क्या करना है, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो यही लाइन इस सर्कल के ऊपर क्या होगी, टेंजेंट होगी। मतलब क्या है कि टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट किसको कहते हैं कि ये सिर्फ सर्कल को, ये लाइन सिर्फ इसी पॉइंट पे टच करेगी, बाकी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करेगी। तो ये क्या है, हमारा थ्योरम है। अब हम गिवन की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि ए सर्कल, एक सर्कल है जिसका क्या है, सर्कल हैविंग सेंटर 8 पॉइंट O। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे है, एक पॉइंट O है। OC हमारा क्या है, OC हमारा रेडियल सेगमेंट है। OC इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का क्या है, ये OC, इसका ये एक रेडियल सेगमेंट है। अच्छा, अब क्या है, ये एक लाइन है ड्रॉ की गई है बाहर की तरफ। AB
इज द लाइन। अभी हमें ये नहीं पता कि टेंजेंट है कि नहीं, क्योंकि वो तो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए बी क्या है, ये एक लाइन है। ए बी इज द लाइन, ए बी एक लाइन है जो कि क्या है, इज परपेंडिकुलर है ऑन रेडियल सेगमेंट। ये ए बी लाइन जो क्या है, ये रेडियल सेगमेंट ओसी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन रेडियल सेगमेंट ओसी। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये ए बी लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है किसके ऊपर है, ये ओसी रेडियल सेगमेंट के ऊपर है। तो ये अब हमने ये हमें बताया गया था और ये बात हमने लिख दी है कि ये एक लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन ए बी है और परपेंडिकुलर है, मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया है टू ए रेडियल सेगमेंट। ये मेरा रेडियल सेगमेंट है ओ सी, इसमें ऑफ ए सर्कल 8 आउटर एंड पॉइंट। तो ये भी हम मेंशन कर लेते हैं, परपेंडिकुलर है ऑन रेडियल सेगमेंट ओ सी 8 आउटर पॉइंट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 8 आउटर पॉइंट सी, एक आउटर पॉइंट सी के ऊपर ये क्या है, ये इसके ऊपर ये है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमारा ये है कि अगर वाकई ऐसी सिचुएशन होगी, टू प्रूफ क्या करना है कि अगर वाकई एक लाइन ए बी परपेंडिकुलर होगी ओसी सेगमेंट के ऊपर आउटर एंड पे, तो ये टेंजेंट लाइन होगी। तो हम क्या करते हैं कि ए बी लाइन विल बी टेंजेंट, ए बी लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, और किसी पॉइंट पे नहीं, सिर्फ ही उसी पॉइंट पे ये क्या हो जाएगी, उसके टेंजेंट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये काम था। अब हम चल रहे हैं किसी की तरफ। अब हमारा कंस्ट्रक्शन है जो कि हमने पहले से करके रखा हुआ है। ये क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ये सेंटर ओ को हमने मिला दिया है, किसको, सेंटर ओ इज जॉइंट। हमने क्या कर दिया, जॉइंट टू, एक पॉइंट ले लेते हैं, टू पॉइंट डी विच लाइज ऑन ए बी अदर देन सी। सी के अलावा है एक और पॉइंट है, सेंटर O is joined to point D which lies on AB other than C। एक पॉइंट है AB के ऊपर D, और ये O को मैंने उसी D से मिलाया है, और ये पॉइंट C के अलावा है, other than C है। तो अब हम चल रहे हैं अपने थ्योरम की तरफ, और अब हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ये काम शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर हमने अब हम इधर लिख रहे हैं, प्रूफ हो जाएगा हमारा, जिसको हमने बाकायदा दलाइल के जरिए, रीजंस के जरिए हमने प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे अब हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि रीजंस। ये हमारे क्या हो जाएंगे, रीजंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, तो ये जैसा कि हमने गिवन में बताया था कि ये ए बी जो है, ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है ओसी के ऊपर। ये तो हमने इसको बता चुके हैं, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओसी के ऊपर। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओसी। ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा गिवन है। ये तो हमने पहले ही गिवन में बताया था कि ये लाइन है ए बी और वो ओसी के ऊपर, रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। और अगर एक लाइन परपेंडिकुलर हो और यही ओसी लाइन तो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर भी, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ओसी परपेंडिकुलर हो जाए तो ये पर ओसी लाइन तो ये ट्रायंगल का हिस्सा भी है, जो ट्रायंगल बन रही है ओ सी डी, तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ओ सी डी क्या हो जाएगी, इज ए राइट एंगल हो जाएगी, राइट एंगल्ड
ट्रायंगल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी लाइन में, इसी ट्रायंगल में एक साइड है OC, और वो तो प्रूव हो रही है। AB अगर OC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड के साथ इक्वल होगा। अगर AB परपेंडिकुलर है OC के ऊपर तो OC भी परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसी ट्रायंगल में ये OC साइड तो ट्रायंगल में भी आ रही है OCD, ये OC साइड तो ये ट्रायंगल OCD में भी आ रही है। तो जहां एक ट्रायंगल में एक साइड परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब यह है परपेंडिकुलर होगा तो 90 का एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर 90, तो हम बार बार थ्योरम से प्रूव करते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। तो अगर एक साइड OC परपेंडिकुलर है तो वो 90 का एंगल बनाएगी, और 90 का एंगल बनाएगी तो वो क्या हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं OC साइड इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल C इज 90 डिग्री है। क्या हो जाएगा? क्योंकि OC साइड परपेंडिकुलर हो गई तो 90 का एंगल बनाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी वजह से OCD क्या हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा? एंगल C जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो ये तो एक ट्रायंगल है, इसमें तो 3 एंगल्स हैं। एक एंगल है एंगल C, एक एंगल है एंगल 1, एक है एंगल 2। अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो ये C तो हमें पता चल गया, ये तो 90 एंगल है। तो एक ट्रायंगल में अभी मैंने बताया था कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर एंगल C 90 हो गया तो ये दोनों एंगल मिला के कितना बनाएंगे? एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? वो दोनों अगर ऐड हो तब वो 90 बनेगा, क्योंकि 90 तो एक इधर हो गया और तीनों का 180 है, तो ये दोनों एंगल मिला के कितना बनाएंगे? 90 बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि ये एंगल C क्या है? ये तो 90 है। इट मींस कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये दोनों कितने के बना रहे हैं? 90 एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा? बिकॉज तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? बोथ आर एक्यूट एंगल्स हैं, बोथ आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल OCD। बोथ आर एक्यूट एंगल्स ऑफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल OCD के क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर होगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल मिला के 90 बनाने होगा। इधर सही एंगल एक 90 है, तो इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि ये C एंगल जो है ये इन दोनों से मिलकर बड़ा है। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा इट मींस, इधर हम लिख सकते हैं इट मींस, तो इधर हम लिखते हैं कि देयरफॉर कि ये एंगल C जो है ये तो एंगल ग्रेटर एंगल हो जाएगा। ये एंगल C जो है ये ग्रेटर एंगल है, इस एंगल से ग्रेटर है। ये एंगल 2 से हमारा काम है, एंगल 1 को हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो ये एंगल 2 से मेजरमेंट एंगल 2 से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। क्यों ग्रेटर हो जाएगा? क्योंकि ये 90 है और ये 1 और 2 मिला के 90 बना रहे हैं, तो ये एंगल C ग्रेटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इधर हम लिखते हैं बिकॉज, इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज के एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री मेजरमेंट एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 दो मिला के 90 बना रहे हैं। ये सिर्फ एक एंगल मिलके 90 बना रहे हैं, तो ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये एंगल C जो है, ये एंगल C हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा एंगल 2 से। तो अगर एक ग्रेटर हो जाएगा तो इस ये अगर एक एंगल ग्रेटर हो तो उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? वो भी ग्रेटर होगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल C के अपोजिट साइड OD ये हमारी क्या हो जाएगी? ग्रेटर साइड हो जाएगी। किससे? ये एंगल 2 के अपोजिट साइड पे। एंगल 2 तो छोटा है, स्मॉलर है, तो उसकी अपोजिट साइड क्या है? एंगल 2 के सामने OC है। उससे क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी स्मॉलर हो जाएगी। OD ग्रेटर है, OC उससे छोटी है, स्मॉलर है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? इसका रीजन क्या है कि अपोजिट एंगल या ग्रेटर एंगल हम इसको कह दें तो ज्यादा बेहतर है। अब ग्रेटर एंगल है ग्रेटर साइड
opposite to it. OD साइड बड़ी है, ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल C है तो उसके सामने ग्रेटर एंगल C ग्रेटर है तो उसके अपोजिट साइड OD क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। एंगल 2 स्मॉलर है तो उसके अपोजिट साइड OC हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये OD ग्रेटर है OC से, और ऐसी है क्या OC? OC तो है रेडियल सेगमेंट, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि OD साइड जो है ये रेडियल सेगमेंट से ग्रेटर है। OC साइड जो है ये रेडियल सेगमेंट से क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी। इसका मतलब तो ये निकला, इट मींस OD, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, OD साइड इज ग्रेटर देन रेडियल सेगमेंट, जिसका क्या नाम है OC से। ये बात तो मैंने उधर लिखा था, लेकिन अब मैंने इसको थ्योरी की शेप में मैंने लिख लिया। इट मींस OD इज ग्रेटर देन रेडियल सेगमेंट OC, ये बात मैंने इधर भी लिखी हुई है। ठीक हो गया, तो OC से ग्रेटर हो गई, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये सर्कल में, तो OC क्या है, रेडियल सेगमेंट है, तो ये सर्कल में तो रेडियल सेगमेंट से बड़ी कोई लाइन हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे तो एक लाइन बड़ी निकल आई है OD, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेडियल सेगमेंट से अगर कोई लाइन बड़ी है तो इसका मतलब है कि ये लाइन बाहर भी निकली हुई है, ये इसका आउटर एंड पे आई हुई है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, हेंस ये OD जो है ये लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये क्या है, आउटसाइड द सर्कल है, क्योंकि रेडियल सेगमेंट से कोई भी लाइन सर्कल में बड़ी नहीं हो सकती, ग्रेटर नहीं हो सकती। यहाँ पे तो निकल आई है एक लाइन OD ग्रेटर निकल आई, इसका मतलब है कि ये सर्कल से ज्यादा बड़ी है, सर्कल से बाहर आई हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि ये OD लाइन कहाँ पे पड़ी है, ये OD आउटसाइड द सर्कल आई हुई है। तो इसका मतलब अब हम क्या ले सकते हैं, OD साइड लाइज आउटसाइड द सर्कल हो जाएगी। तो ये आउटसाइड द सर्कल हो जाएगी इट, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट मींस कि ये जो है ये OC लाइन, ये सिर्फ हम OC लाइन की अब हम जिक्र कर रहे हैं कि ये OC लाइन जो है ये AB के साथ तो टच हो रही है, तो सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे टच हो रही है, AB सिर्फ टच कर रही है। हेंस ये हम लिख सकते हैं कि हेंस AB लाइन टच इज या इंटरसेक्ट टच इज द सर्कल, टच इज द सर्कल एट पॉइंट, सर्कल को सिर्फ C पॉइंट पे टच कर रही है। एट आउटर पॉइंट C अगर लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, 8 पॉइंट C टच कर रही है। तो ये इस लाइन को टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर लाइन कोई लाइन सर्कल को टच करे चाहे किसी भी पॉइंट पे हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो भी तो उसका टेंजेंट नहीं कहलाएगी। तो ये AB लाइन क्या हो जाएगी, इट मींस के ये जो है ये AB लाइन इज टेंजेंट to the circle, AB line touches the circle at point C। ये हम लिख सकते हैं which is the definition of tangent line। ये किस चीज की है, tangent line की क्या है, ये definition है। तो अगर हम ये कह लें कि ये AB लाइन टेंजेंट टू द सर्कल है एट आउटर, एट इट्स आउटर पॉइंट C, इसके आउटर पॉइंट C पर क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके ये क्या हो जाएगी, ये इसके आउटर पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। तो ये हाजिर हमारा थ्योरम था जो हमने बहुत तफसील से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इसको समझ चुके होंगे। हम इसको पूरा आपको दिखा रहे हैं, आप इसको फिर पास करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। शायद हम हमारा ये लिखा जो है हमने छोटा लिखा हो, मतलब यही होता है कि हम चाहते हैं कि एक ही दफ़ा में ये सारा बोर्ड पे आ जाए, और इसलिए हम बाज़ औक़ात छोटा लिखते हैं
लेकिन ये है कि अगर आपकी समझ में ना आए तो आप इसको बड़ा करके, पॉज करके, बड़ा करके, जूम करके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं आसिफ बन्नू 78@gmail.com या यूट्यूब अकाउंट के कमेंट पे भी आप हमें बता सकते हैं। या और हमारा मोबाइल नंबर है 033290406164, उसके ऊपर भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका इशू हो तो हम एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था इस थ्योरम का 10.1 का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 10.2 की तरफ जाएंगे। और जाते जाते हम आपसे हमेशा की तरह फिर रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि आपको बर वक्त हमारी वीडियो के अपलोड होने का आपको पता चले। और साथ में आखिरी जो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि हमारा चैनल आप लोगों की सहूलत के लिए बना है और आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे फिर इसके साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।